आज हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ पे बात करेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के मद्देनजर भी, और इसका जो रिजल्ट है वो बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन वगैरह के नजर से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बायोट-सावर्ट लॉ में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो देखा जाए जरा सा। कोई अगर करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई वायर है ऐसे, उसमें करंट चल रहा है, तो वो अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसको बतलाने वाला चीज ही है कौन, बायोट-सावर्ट लॉ। अच्छा, और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या बात करेंगे वो भी जान लेते हैं कि किसी वायर में अगर करंट है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, ये पता करेंगे। फिर एक स्ट्रेट वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। जितना भी चीज पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखा जाए जरा सा बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ था ना, कूलम्ब्स लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए होता था, गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए होता था। उसी तरीके से बायोट-सावर्ट लॉ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए है, और एक एम्पियर्स लॉ भी आता है आगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए होता है। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के जैसा है बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक। और फिर सेम टू सेम गॉस लॉ के जैसा होगा कौन, आगे एम्पियर्स लॉ। देखा जाए जरा सा, बात करते हैं। ये है वायर, ठीक। इस वायर में करंट चल रहा है कौन, आई करंट है। ठीक है। तो इसका वायर में आई करंट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। वायर में आई करंट है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर किसी वायर में करंट रहे या कहीं करंट चल रहा हो तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो यहां पर देख लो आप, जैसे कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है क्या, P। इस P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको पता करना है तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ये बताता है कि कैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और कितना होगा। बायोट-सावर्ट लॉ इस पूरे वायर की वजह से यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नहीं बतलाता है। पूरा जो वायर है, इस पूरे वायर की वजह से यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, पूरा वायर में जो करंट है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये नहीं बताता है। बल्कि ये सिर्फ इतना ही बताता है कि अगर मान लिया जाए इस वायर का छोटा सा टुकड़ा है, वायर का कैसा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ले ले, छोटा सा टुकड़ा को क्या चीज से डिनोट करेंगे, अगर छोटा सा लेंथ है तो उसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, DL। अगर छोटा सा चार्ज है तो उसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, DQ। ठीक। अच्छा, अगर छोटा सा मास है तो DM, मालूम है ना। अच्छा, देखो जरा सा, तो यहां पर ये छोटा सा क्या है, लेंथ है, और इस छोटा सा जो लेंथ है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके देख लेना, नजर नहीं आए तो 480 वगैरह करके देखो आप। तो ये छोटा सा लेंथ है और इस छोटा सा लेंथ का डायरेक्शन किधर होगा। लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था जब हम लोग आई बराबर मैग्नेटिक फोर्स बराबर I इंटू L क्रॉस B एक हम लोग डेरिवेशन किए थे। ठीक है, ये वाला वीडियो में, ठीक। वहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बाय एमन वर्ल्ड लिख करके सर्च करोगे तो ये वीडियो आ जाएगा आपको। तो चलो देखो, ये DL है, ये छोटा सा लेंथ क्या है, DL। बड़ा बारीकी से इसको समझने की जरूरत है। ये DL है, लेंथ वेक्टर होता है लेंथ वेक्टर, उसमें डायरेक्शन दिया जाए तो, और इस लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन जिधर करंट है ना उधर ही होता है। ऐसे करके इस लाइन पर क्या करेंगे, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, यानी कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऐसे खींच देंगे तो यही हमको देगा क्या, DL, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। तो छोटा सा टुकड़ा अगर वायर का ले ले, पूरा नहीं बल्कि छोटा सा टुकड़ा अगर वायर का ले ले, तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस P पॉइंट पर यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बारे में हमको बायोट-सावर्ट लॉ बतलाता है।
सिर्फ और सिर्फ छोटे से टुकड़े की वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यही बताएगा। यहां से यहां तक का ये जो दूरी है इसको हम लोग आर से ऐसे करके डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक का दूरी आर हो गया, और ऐसे एरो लगा देने का मतलब पोजीशन वेक्टर। यहां पर खड़े हो करके हम लोग उस पॉइंट का पोजीशन अगर दिखलाना है तो ऐसे करके क्या करेंगे, दिखलाएंगे। जैसे हमको मान लो जी है ना, ये जी जो लिखा हुआ है इसका पोजीशन को दिखलाना था। अभी देखे कैसे किए हम, ऐसे एरो से दिखलाए ना ऐसे करके, ये है जी, तो ये देखो तो ये एक एरो हुआ ना भाई, तो ये यही एरो मेरा उस दिशा में है कि नहीं, तो यहां से यहां तक का तो ये तो दूरी हो गया ना, लंबाई। और हम किसी चीज का पोजीशन अगर ऐसे करके दिखलाते हैं तो इस लाइन को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्लास 11th का चीज है ये। और खैर उतना अगर नहीं भी पता है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके ही हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, मान लो आर, सिंपल आर। सिर्फ आर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, यानी कि मान उसका ना, जानते हो तुम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक जो है का दूरी क्या है, आर है। ठीक है, आर है, और पोजीशन वेक्टर ऐसे करके हम लोग दिखला दिए। ठीक है, और डीएल लेंथ वेक्टर जो है और उसका डायरेक्शन उधर दे दिए। अच्छा, ये जो डीएल उधर है और ये पोजीशन वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का ये एंगल हो सकता है कि नहीं, थीटा। अच्छा ठीक है, हम लोग ये जो पॉइंट यहाँ पर लिए, बहुत लोग के मन में होगा कि सर ये वाला पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। तो हाँ भाई, कहीं पर भी ले सकते थे। अगर यहाँ पे लेते तो यहाँ से ये लाइन ऐसे करके आ जाता, फिर ये एंगल मेरा ये हो जाता। अगर यहाँ पे लेते तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाती आर, ये ना, ये एंगल हो जाता। यहाँ पे भी ले सकते थे, ये हो जाता एंगल आर के बीच का। तो खैर डीएल की वजह से, इस छोटे से लेंथ की वजह से यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग आर से डिनोट, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी है उसको हम लोग आर से डिनोट कर दिए। ठीक, अब आप देखो आगे हमको बताना होगा कि इस छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो उसको देखो, आप समझ लो, बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, छोटा सा लेंथ की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो बहुत छोटा सा होगा, इसको बोलेंगे स्मॉल लेंथ वेक्टर। इन सब का नाम अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये सारा चीज़ अभी हम लिखेंगे। तो समझो पहले, इस छोटे से डीएल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो भी हो गया बहुत छोटा सा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी बी। बी से मैग्नेटिक फील्ड ना, और डी लगा दिए का मतलब बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटे से लेंथ की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा डीबी बराबर, देखो क्या है फार्मूला, डायरेक्ट इसका फार्मूला ही है, डेफिनेशन वगैरह नहीं है। म्यू नॉट आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे तो 1.5x ना, 0.5x या 2x स्पीड में भी देख सकते हो आप लोग ना। सेटिंग में वहाँ प्लेबैक स्पीड सेट करना आना चाहिए आपको। तो खैर इस छोटे से लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ से आर दूरी पर, वो होगा म्यू नॉट आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब। सारे टर्म को अभी समझो, हम लोग सारा टर्म का नाम अभी यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। ये तो बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस छोटे से लेंथ के वजह से। यहाँ पर इस म्यू नॉट जो है ना, इस म्यू नॉट का वैल्यू होता है, देख लो आप, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर, या फिर फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम का स्पेलिंग सही है। ठीक है, अच्छा देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ एयर बोल सकते हो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हो, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोल सकते हो। ये वायर और इस पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, हवा है बिल्कुल। ठीक है, तो छोटे से डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा सा बनेगा वो इतना बनेगा। ठीक है, अब बारीकी से सुनो, बढ़िया से ढंग से। इसका मान तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ पढ़े होगे, जहाँ पे Q1 और Q2 है,
दोनों चार्ज के बीच का दूरी r है, तो जो फोर्स लगेगा F बराबर हवा है ना, फोर्स क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता था और इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता था। इसको परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते थे। और ये मेरा परमियाबिलिटी है और ये परमिटिविटी था, परमिटिविटी ये था, ये परमियाबिलिटी है, अंतर है दोनों में, ठीक। तो हवा था दोनों चार्ज के बीच में तो एप्सिलॉन नॉट आता था। यहाँ पर इस वायर और इस पॉइंट के बीच में हवा है तो यहाँ पर कौन सा टर्म है, म्यू नॉट है। जैसे ये दोनों चार्ज के बीच अगर हवा है तो ये एक असर पैदा करता था, ये इफेक्ट करता था, उसी तरीके से सेम टू सेम ये वायर और इस पॉइंट के बीच में हवा है तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, हवा के वजह से। और तब तुम्हारे दिमाग में ये भी काम करेगा कि अच्छा सर वहाँ तो होता था दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो मीडियम आ जाने से एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर आ जाता था जो रिलेटिव परमिटिविटी होता था इस मीडियम का। तो हाँ, तो अगर इसके और इसके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा ना तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है, जो परमिएबिलिटी ऑफ, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ क्या मीडियम कहलाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ है। देखो फिर बारिश वगैरह शुरू होने लगा, बारिश वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं यार, इसी वजह से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने वगैरह में भी दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बिहार में आजकल, ठीक है, पता नहीं 28 तारीख तक का दिया है कि बारिश होगा, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन वगैरह तक हुआ है बारिश अभी से। फिर ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक, ये म्यू नॉट। ये आई मेरा क्या है, करंट है। डीएल क्या है, डीएल तो मेरा हो गया क्या भाई, छोटा सा लेंथ वेक्टर, और ये आर हो गया पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का, या फिर ये मेरा आर जो है इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, दूरी भी है। आर मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। ये जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो आगे हम लोग इसको तोड़ना जानते हैं क्या। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, यहाँ पे सारा टर्म का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो तो लिख लिए यही क्या क्या चीज़ एक बार देख लो आप। ये डीएल हो गया छोटा सा लेंथ वेक्टर, ये आर हो गया पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन, यानी कि यही दूरी ही भी कह सकते हैं इसको। और ये थीटा हो गया इसके बीच का क्या एंगल, आई हो गया क्या करंट, ठीक है। और ये डीबी मेरा क्या है भाई, तो एंड डीबी को लिख सकते हैं वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ वायर। वायर का डीएल लेंथ के वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर का जो डीएल लेंथ की वजह से, छोटे से लेंथ की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, एक बात और लिख सकते थे, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो यहाँ पर म्यू आर लिखेंगे ना, उस बात को लास्ट में लिख देंगे। फिलहाल देखो आप आगे, ये चीज़ है। इसी चीज़ को अगर हम लोग चाहें तो डी बी बराबर इन स्केलर फॉर्म आगे लिख सकते हैं, इन स्केलर फॉर्म। अगर स्केलर फॉर्म में लिखे तो डी बी बराबर, ये देखो तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, म्यू नॉट आई इंटू डी एल और आर का, डी एल आर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। समझ रहे हो ना आप। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय क्या है, 4 पाई आर क्यूब है। ये एक आर से इसका क्यूब का ये कट गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो डी बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला का भी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन वगैरह होगा ना, अगर जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे तो कूलम्ब्स लॉ से भी कुछ तो डेराइव वगैरह करते थे, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो गया, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड की वजह से आर डिस्टेंस पर कूलम्ब्स लॉ की मदद से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसेस है, जिसके बारे में एडिशनल एक्सरसाइज में है, शायद कुछ क्वेश्चन नंबर में है, ध्यान में नहीं आ रहा हमको भी। ठीक है। अच्छा, तो फटाफट से एक काम करो, पहले आप कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ तक हुआ ना, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर का पोर्शन को मिटा देते हैं
ठीक है, उधर का छोड़ देंगे ऐसे ही, ये मिटाने वाले और हेडिंग मिटाने वाले, और फिर इधर बात करते हैं, वहां के आगे इधर बात करते हैं। देखो अब आगे तो 2 दिन के लगातार बारिश के बाद अब यहां से आगे पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो देखा जाए जरा सा, 2 दिन लगातार बारिश चला है काफी, देखा जाए इसके जस्ट बाद यहां तक तो हम लोग कर लिए। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, हम भी भूल गए हैं, 2 दिन लग गया इस वीडियो को करने में यहाँ तक, उसके बाद लगातार बारिश हुआ है। खैर कोई नहीं, ये डीएल था इधर ना, और यहाँ से इस पॉइंट के बीच का दूरी ये था क्या, आर पोजीशन वेक्टर। तो इधर था डीएल, ये छोटा सा डीएल और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ये वाला एंगल ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल और क्या, पोजीशन वेक्टर आर, ये ध्यान रखना आप। एक बात और, ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आते हैं, इसका अगर यूनिट देखोगे आप तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। डायमेंशन इसका हो जाएगा म्यू नॉट का mL/T⁻⁻², A⁻⁻²। अगर क्लास 11th में आपने डायमेंशन अच्छे से किया होगा तो डायमेंशन आप निकाल भी सकते हो किसी का भी। ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायमेंशन रखोगे आप, ठीक है। करंट का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, ये तो डायमेंशन लेस है, यहाँ पे भी लेंथ है L², और ये सब उधर भेज दोगे तो डायमेंशन निकाल भी सकते हो आप, ठीक है। चलो देखो आगे बात कर रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं, अगर इफ देयर इज एनी मीडियम प्रेजेंट बिटवीन वायर एंड पॉइंट P, यानी कि ये जो P पॉइंट पर जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ना, उस P पॉइंट और वायर के बीच में, वायर जो करंट है इसके बीच में कोई अगर मीडियम आ जाए, इस तरीके से कोई मीडियम आ जाए, तो याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टर्म आ जाता था एप्सिलॉन आर ना, और यहाँ पर टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ही कौन सा टर्म आएगा, तो म्यू आर ना। इसको मीडियम अगर कोई चार्ज है Q1 Q2, तो दोनों चार्ज के बीच में आर दूरी है, कोई मीडियम आ जाने से वहां पे कौन सा टर्म आता था भाई, एप्सिलॉन आर आता था, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे। आज ये वायर और पॉइंट के बीच में एक कोई मीडियम आएगा तो उसके लिए हम लोग नया टर्म क्या लाएंगे, म्यू आर, क्या लाएंगे, म्यू आर, जिसको कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये ना, ये परमिएबिलिटी ऑफ एयर था म्यू नॉट, और इसको म्यू आर को क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q1 Q2 2 चार्ज होता था, आर दूरी था, एयर है, तो अभी जो है क्या कहते हैं, क्या कौन सा टर्म आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या, R²। लेकिन अगर एयर की जगह कोई मीडियम हो जाए, कोई मीडियम आ जाए और जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर आ जाता था ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर फॉर्मूला में म्यू नॉट है, अगर कोई मीडियम रहेगा तो म्यू नॉट के साथ एक टर्म कौन सा आ जाएगा, म्यू आर, और वो म्यू आर किसकी वजह से आएगा, मीडियम के वजह से ना, वो हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी ना। तब जो होगा डीबी मैग्नेटिक फील्ड का मान वो हो जाएगा, इसी स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, म्यू नॉट के साथ एक टर्म क्या आएगा, सॉरी म्यू आर क्या बोलते हैं, म्यू आर इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय क्या 4 पाई R²। अच्छा एक बात, म्यू नॉट के साथ म्यू आर लाएं, बाकी सब कुछ तो वही है। अच्छा ये वाला फार्मूला का बहुत कम ही यूज होता है कि वायर और पॉइंट के बीच में कोई मीडियम रहे, ये बहुत कम यूज होता है, उतना ज़्यादा खास यूज होता नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, तो उसको भी सुन लो आप, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन भी बोला जाता है, मीडियम का परमिटिविटी, इसको बोला जाता है एयर का परमिटिविटी, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोला जाता है मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो आपको सर्च करना है, क्या बोलते हैं, अगर ये वाला ये सब टाइप का वीडियो वगैरह नहीं पढ़े हो आप ये सब, तो सर्च करना है रिलेटिव परमिटिविटी बाय एम अनवर्ड, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वाला। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को डी बी
इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर को लिख देंगे म्यू या म्यू एम भी लोग बोलते हैं, मीडियम का परमिएबिलिटी आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाय क्या 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला का ना उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, ना इस फार्मूला का उतना ज़्यादा यूज होगा ना इसका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादातर यूज होगा और इससे हम लोग डेरिवेशन वगैरह सब करेंगे। ठीक है, बस छोटा सा वो सब चीज़ काम देगा। हम इधर का थोड़ा बहुत इधर मिटा रहे हैं और मिटा करके जगह बनाते हैं। पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होगे, पीडीएफ आपको सारा चीज़ का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आगे करते हैं। ये मेरा सेकेंड पेज है ना, सेकेंड पेज, अच्छा, या फिर अगर फर्स्ट सेकेंड तो ये थर्ड भी कह सकते हो इसको, क्या ऐसे थर्ड पेज। यहाँ पे पहले लिखे थे वो फर्स्ट पेज था, यहाँ पे बाद में फिर लिखे सेकेंड पेज, फिर ये आगे थर्ड पेज, फिर यहाँ फोर्थ पेज। अब यहाँ ऐसे करके लाइन खींच देंगे ना। तो चलो देखो हम आगे उधर का मिटा रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे। देखा जाए जरा से, ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर जो है यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू एम भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो ये हो गया मेरा क्या, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ये हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और ये हो गया क्या, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। सिंपल, ठीक है। ये हवा का परमिएबिलिटी जो है उसको मीडियम के रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मीडियम का परमिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन अगर करना चाहें, डिफाइन रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये इधर का उधर डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू आर बराबर क्या, म्यू एम बटे म्यू नॉट, ऐसे करके डिफाइन भी कर सकते हैं। यानी कि इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका होगा और ये मेरा डायमेंशन लेस होगा, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। ठीक है, अच्छा आगे सुनो, मीडियम का परमिएबिलिटी अपॉन एयर का परमिएबिलिटी बराबर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। हवा का मान लो परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, इसका मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक, अगर ये हो गया मेरा हवा की परमिएबिलिटी से डबल है, अगर किसी मीडियम का परमिएबिलिटी डबल मान लो है 8 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या -7, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, होगा कि नहीं? तो समझ गए कि हवा के परमिएबिलिटी से कई गुना है मीडियम का ये परमिएबिलिटी, यही बताता है कौन, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे अगर हवा के परमिएबिलिटी से 75 गुना ज़्यादा, या ज़्यादा क्या 75, हवा के परमिएबिलिटी का 75 गुना 75 टाइम्स है अगर किसी मीडियम का परमिएबिलिटी, तो म्यू आर का मान क्या हो जाएगा 75। अगर हवा के परमिएबिलिटी का 5 गुना है किसी मीडियम का परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान क्या हो जाएगा 5। अगर हवा के परमिएबिलिटी का 17 गुना है, 17 टाइम्स है किसी मीडियम का परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा 17 ना। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर लिए कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ क्या, एयर। मीडियम का परमिएबिलिटी बटे एयर का परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कौन कितना मैग्नेटिक फील्ड को परमिशन देता है ना। हवा थोड़ा ज़्यादा परमिशन देगा, कोई मीडियम है तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए,
या इफेक्ट तो पड़ेगा ना। अगर क्या बोलते हैं करंट है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अभी हवा है तो यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा है, थोड़ा सा कोई मीडियम आ गया तो कम या ज़्यादा हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का मान, है कि नहीं, ये सब चीज़। अच्छा, कभी कभी देखे हो ऐसा गोल वाला जो मैग्नेट होता है, स्पीकर के पीछे वाला गोल वाला मैग्नेट, उसमें देखे होगे अगर सिंपल वो मैग्नेट है उसको कहीं पे लोहा में से चिपकाओ आसानी से निकल जाएगा, प्रैक्टिस करके देखना। लेकिन अगर आप वो जो गोल वाला मैग्नेट है उसमें देखते होगे कि गोल में बीच में वो लोहा जैसा छोटा सा रहता है, उसको निकाल लिए है, उसको निकाल दिए है, अभी उसी मैग्नेट को ऐसे करके कहीं पे चिपकाओगे आसानी से उखड़ जाएगा लोहा से। लेकिन अगर उसी मैग्नेट में बीच में तुम क्या कर दो, वो लोहा जो है ना उसको ऐसे करके डाल दो और अब तुम कहीं पर भी उसको चिपका करके ऐसे देखो, बहुत मुश्किल से उखड़ेगा, मैग्नेटिक ताकत थोड़ा बढ़ जाता है। डिस्कस करेंगे वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, इसके जस्ट बाद है ना मैग्नेटिज्म इन मैटर, उसमें कि क्यों आखिर वो मैग्नेट को ऐसे रखे हुए हैं तो ताकत अभी कम लग रहा है, तो उसमें अगर लोहा वाला बीच में डाल दिए और तब हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं सटाते, तो बहुत घर पे ट्राई करके देखना आप, ठीक है। तो वो सब चीज़ क्यों होता है, वही म्यू आर से ही संबंधित चीज़ है। कोई मीडियम ला दिए ना मैग्नेट के बीच में, यहाँ पे मीडियम लेकर के आए हैं तो म्यू आर यानी कि इंट्रोड्यूस किया, म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या, मीडियम, तो वो थोड़ा ताकत को बढ़ा भी देता है ना। मैग्नेटिक फील्ड के सीधा संबंध में है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, तो चलो आप क्या कहते हैं, ये भी होता है अगर कोई मीडियम का म्यू आर जो है 1 से ज़्यादा होगा, अगर किसी मीडियम का म्यू आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान को वो क्या करेगा, बढ़ाएगा कि नहीं। अगर मान लो इसका मान 1/2 है, 1/2 है, 0.5 है यानी कि, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू तो मेरा घट जाएगा ना भाई। 1/2 से तो 1/2 नीचे आ जाएगा, तो टोटल का वैल्यू घट जाएगा ना। तो अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से अगर अधिक होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत बढ़ जाता है। अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होगा ना, आधा पॉइंट में 1 से कम होगा, अगर 1 से कम होने का मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो 1/5 तो ये क्या होगा, वैल्यू को घटा देगा। तो अब पूछोगे कि कौन सा मटेरियल ऐसा होता है सर जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर का मान 1 से कम होता है। तो ऐसा होता है एल्यूमिनियम सब जो है ना, एल्यूमिनियम हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब का जो है म्यू आर का मान 1 से कम होता है। तो 1 से कम होता है तो मैग्नेटिक ताकत को वो घटाता है। और लोहा, आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, ये सब का जो है ना म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ज़्यादा चीज़। अगर 1.5 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल टर्म 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक ताकत मेरा जो है ना वो बढ़ जाता है। हम लोग को इसके जस्ट बाद आगे चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है इस म्यू आर के बारे में और जानेंगे यही रीज़न। अगर ये जो ऐसे क्या बोलते हैं मैग्नेट है, उस मैग्नेट के बीच में जो लोहा वाला था ना, छोटा सा रहता है ना, देखते हो स्पीकर के पीछे में छोटा सा मैग्नेट रहता है, तो वो मैग्नेट लोहा का अगर निकाल दिए तुम, अभी ऐसे रखोगे, उसको कहीं पे चिपका के देखना, बहुत आसानी से ऐसे चिपका फट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके देखना। अच्छा, उसकी मैग्नेट के बीच में हम वो लोहा को डाल दिए, मतलब मीडियम आया तो म्यू आर आएगा। और म्यू आर जो होता है ना लोहा का, वो जो सॉफ्ट आयरन रहता है, उसका जो है ना क्या होता है, म्यू आर का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब 5, 6, 7, 8, तो 8 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ताकत को 8 गुना बढ़ा देता है। म्यू आर यहाँ पर अगर ये 8 आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ताकत को 8 गुना बढ़ा देगा। इसलिए मैग्नेट के बीच में तुम देखते हो कि छोटा सा लोहा को, गुल्ली को डालो और उसके बाद उसको ऐसे करके चिपका तो तेजी से पकड़ता है। इसीलिए वो जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के बीच में छोटा सा ऐसे लोहा वाला डाला रहता है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं ना। स्पीकर का मैग्नेट वगैरह सब तो खोल के देखे होगे तुम क्या, हाँ ऐसा चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैग्नेट मेरे पास में था नहीं, लिखा हाँ कुछ भी मिलता है। अच्छा चलो, तो क्या बोलते हैं ये चीज़ है। अगर हाँ एक बात और, अगर तुम लोग के पास मैग्नेट वगैरह हो कोई भी, ठीक है, तो हमको ज़रूर कॉल करके बताना। मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। और मैग्नेट सब अगर होगा तो कहीं से भी अगर हो सके तो हमको कुरियर करने की कोशिश करो। मेरे पास ढेर सारा मैग्नेट का हमको ज़रूरत है। अब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ सब बताना चाहते हैं, तो वो छोटा छोटा मैग्नेट वगैरह होगा, उसको वहाँ से अगर कुरियर कर सकते हो तो 30, 40, 50 रुपया होगा, खर्चा करोगे तो
हमको थोड़ा सा मैग्नेट वगैरह का व्यवस्था हो जाएगा, और हम कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में है जो हम बताएंगे तो बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह से भी बनाना हो सकता है, बहुत अच्छा चीज़ हम बता सकते हैं, मगर हमको मैग्नेट की ज़रूरत है। खैर ठीक है, तो वो मैग्नेट है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बीच में लोहा डालेंगे तो उससे म्यूआर बहुत ज़्यादा होता है उसका, तो ज़्यादा होने की वजह से ना ताकत को बढ़ा देता है, और ना जब उसको चिपकाओगे तो बहुत तगड़ा चिपकता है। ट्राई करके देखना आप, मज़ेदार चीज़ें। तो खैर इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो ये चैप्टर है, इसमें म्यूआर वाला जो टर्म है ना, इसको लेकर के उतना ज़्यादा चर्चा नहीं चलेगा। जस्ट अगला जो चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म मैटर, उसमें हम लोग म्यूआर से संबंधित बहुत सारा डिटेल करेंगे। अगर तुम क्या कहते हैं उसी मैग्नेट के बीच में तुम एल्यूमिनियम का गोला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मैग्नेटिक जो ताकत है ना वो थोड़ा सा कम में हो जाएगा। मैग्नेट जितना है, जितना काम कर रहा था तगड़ा से, अगर उसके बीच में तुम एल्यूमिनियम डाल दो तो वो क्या होगा ना, एल्यूमिनियम का गोली अगर हो उसको डाल दो तो उसको जब तुम फिर कहीं पे लेकर के जाओगे ना तो बहुत और कमजोर हो जाएगा वो, क्योंकि उसका म्यूआर, एल्यूमिनियम का म्यूआर सब जो है एक से बहुत कम होता है। तो एक से कम अगर किसी भी चीज़ में तुम मल्टीप्लाई करोगे एक से छोटा से संख्या से, एक से छोटा मतलब 1.2 से या 1.5 से, 1.5 यानी कि 1/2 से, 1/2 से 1.5, 0.5 सॉरी 0.5 यानी कि क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम सब के लिए म्यूआर का मान 1 से कम होता है, और लोहा वगैरह के लिए म्यूआर का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सारा डिटेल कि क्यों कम क्यों ज़्यादा, ये सारा अगला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, म्यूआर वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा इधर चर्चा करना नहीं है हमको, सिर्फ यही फार्मूला का अभी ज़्यादा यूज़ होगा। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 πr², ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, नहीं तो यहाँ से लिख करके यहाँ तक करना है, नहीं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही। फिर अभी हम आगे जो है एक बात और बताने वाले हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आसपास में होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आखिर वेक्टर क्वांटिटी है तो किस दिशा में होगा, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो सब हम थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं एक्स्ट्रा, फिर हो जाएगा अभी का टॉपिक। आगे मिटा करके आगे बात करते हैं। तो वो तो हम लोग सीखे कि छोटा सा डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीवी बराबर म्यू नॉट आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाय 4 πr³ फॉर्मूला को याद रखना है, बस वही काम देगा, ठीक है। अगर पूछना है कभी भी कि बायट शॉर्ट लॉ बताइए तो आपको वही फार्मूला ही लिख देना है फिगर बना करके, ठीक है। चलो देखो आप, अभी हम लोग एक राइट हैंड पाम रूल सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए। ये बहुत ही खास है, ठीक है। अगर मान लिया जाए करंट इस दिशा में चल रहा है और पूछे कि इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए किस दिशा में होगा, तो आपको करना सिर्फ सिंपल यही है, राइट हैंड लेना है, जिस हाथ से खाते हो ना, हाँ राइट हैंड लेना है। राइट हैंड का क्या करना है, अपना अंगूठा जो अंगूठा उसको करंट के दिशा में रखना है, और जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के तरफ आपको अपना फिंगर ऐसे फैला देना है। हथेली किधर है मेरा, ये वाला हिस्सा, इसको हथेली बोल रहे हैं, ये हथेली मेरा, पाम मेरा किधर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया किधर, अंदर की तरफ। ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड, जानते हो ना, जैसे ध्यान रखना है, राइट हैंड है ये, ऐसे करके हम बना दिए ना, क्या करना है। एक और हम राइट हैंड पाम रूल बताए थे ना, उसमें हम बताए थे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है और यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो उसके लिए बताए थे दूसरा कि करंट की दिशा में अपना फिंगर राइट हैंड का, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ तो उधर क्या रखना, अपना हथेली, अंदर की तरफ हथेली कर लिए, करंट की दिशा में फिंगर, और ये हथेली अंदर की तरफ, करंट की दिशा में फिंगर, और अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये बताता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, वो एक अलग चीज़ था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो अंगूठा की तरफ थंब हम लोग को जो रखना है वो किधर रखना है, करंट की तरफ, और ये जो फिंगर है अपना इसको किधर रखना है, टुवर्ड्स पॉइंट पी, या जो भी पॉइंट हो, जिस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है उधर। और ये पाम जो है, ये वाला हिस्सा, ये पाम, ये मेरा क्या देगा, ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड, इसको ध्यान रखना है। वो अलग चीज़ था, करंट की दिशा में फिंगर, हथेली को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स बताता था, वो एक अलग चीज़ था ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर वहाँ पर। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। दोनों में अंतर है ना भाई। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ रहे हैं। और उस दिन पढ़े थे करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, एफ बी बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी, एफ बी बराबर आई एल बी साइन थीटा, ये सब उधर पढ़े थे हम लोग। तो अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखो आप, अगर क्या कहते हैं ये है, इस वायर में ऐसे करके करंट जा रहा है और पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, तो क्या करना है, करंट की दिशा में क्या रखना है, अंगूठा। चलो, और उधर है करंट, तो करंट की तरफ अंगूठा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर अपना क्या करना है, हथेली हमको ऐसे करके इधर चाहिए ना, फैला दिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा ना, क्योंकि हथेली मेरा किधर है, अंदर की तरफ। इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड ना, जैसे देखे होगे ट्रेन के सबसे पीछे वाले बॉगी पे क्रॉस साइन, मतलब उधर अंदर जा रहा है। अगर क्या कहते हैं इसी में एक और एग्जांपल देखो आप, अगर इसी में पूछता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, या मान लो एम ही कोई पॉइंट है, या पी बोले या एम बोले, कोई भी पॉइंट का नाम, तो इस पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट की दिशा में अंगूठा रखे। अब हमको अपना फिंगर को तो फैलाना है, उधर तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट है मेरा इधर, तो हमको इधर फैलाना है ना, तो उधर हम लोग अपना हथेली ऐसे फैलाए, फिंगर अपना फैला दिए, हथेली मेरा किधर आया, बाहर की तरफ, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, बाहर। और बाहर की तरफ का साइन ये होता है आउटवर्ड, इसका मतलब हो गया बाहर की तरफ। एक और एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि अगर ऐसे है और क्या कहते हैं इस पॉइंट पर अगर चाहिए, मान लो पी पॉइंट है, करंट आई इधर जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट की दिशा में क्या करना होगा, अंगूठा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इधर चाहिए ना, तो उधर अपना हथेली को क्या करना होगा, ऐसे फैला दिए, हथेली फिंगर फैला दिए, और हथेली मेरा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, फिर आप देखो एक और चीज़ क्या बोलते हैं, लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक, इसी पर बेस्ड है, फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर। अगर कोई सीधा वायर है और उसमें अगर करंट आई चल रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना उसके आसपास किस तरीके का होगा, किस शेप का होगा, वो हम बता रहे हैं। जैसे अगर है ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इस पॉइंट पर तो करंट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो उधर अपना फिंगर फैलाए, मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, अंदर की तरफ, उस दिशा में। अच्छा, अगर हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो किधर आएगा, इस दिशा में। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तब उस दिशा में, अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तब करंट की दिशा में अंगूठा रखे, उस पॉइंट पे चाहिए, फिंगर फैलाए इस दिशा में। देख रहे होगे ऐसे कुछ, अगर करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर फैलाए, करंट इधर जा रहा है, उधर अंगूठा रखे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिंगर ऐसे फैलाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, इस पॉइंट पे चाहिए तो इधर, 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 इस पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। ये ऐसे छोटा सा चीज़ था, ध्यान में वो उसको बता दिए हम कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स का कहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड, सीधा करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, वो कैसा होता है, तो या फिर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है, तो सर्कुलर शेप का बनता है, एकदम ऐसे करके। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, खाली छोटा सा चीज़ ऐसे ही एक्स्ट्रा छोटा सा ऐसे बता दिए। ठीक है, ऐसे ही ना, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर around any straight current carrying wire।
करंट कैरिंग वायर के, सीधा करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, ऐसे 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 लिख लेंगे। ठीक है, और नहीं तो इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही। अब सुनो आप एक बात, ये तो हो गया बायोट सावर्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग पढ़े। छोटा सा DL लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB बराबर म्यू नॉट I इंटू DL क्रॉस R बाई 4πr3। अच्छा, उसी को फिर आगे म्यू नॉट I DL साइन थीटा बाई 4πr² लिख लेते हैं। अब इसी चीज़ का यूज़ करके ना हमको आगे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब कैलकुलेट करना है, डेरिवेशन करना है। जैसे कूलम्ब्स लॉ के मदद से एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये सब चीज़, या फिर इन्फानाइट रॉड के वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये सब चीज़ जो है क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ की मदद से भी किया जा सकता है, गॉस लॉ की मदद से भी किया जा सकता था। सेम उसी तरीके से मैग्नेटिज्म चैप्टर में बायोट सावर्ट लॉ कूलम्ब्स लॉ का जगह पे काम कर रहा है, और एक आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ जो कि गॉस लॉ की तरह काम करेगा। कूलम्ब्स लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस्तेमाल होता था, यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम करेगा। कूलम्ब्स लॉ गॉस लॉ, बायोट सावर्ट लॉ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग खैर बायोट सावर्ट लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ चीज़ की वजह से, इन्फानाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब चीज़ हम लोग अब आगे कैलकुलेट करते चले जाएंगे आगे वीडियोज़ वगैरह में। तो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसको भी इस वीडियो के जस्ट बाद तुरंत ही कर लेना है, जिसमें हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आर्क वगैरह पे करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मैग्नेट वाली बात जो हम बोले हैं, तो अगर किसी के पास मैग्नेट हो सच में, तो मेरे अबाउट सेक्शन में देखना आप, मेरा एड्रेस होगा और फ़ोन नंबर होगा, तो अगर हो सके तो आप कुरियर करने का कोशिश करना। धन्यवाद।